वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अंजलि दमानिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके पहले ही एक मुहिम शुरू हो गई थी, कैंपेन शुरू हो गया था कि गडकरी हटाओ और किसको बचाओ, किसको बचाओ। अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि गडकरी हटाओ का जो उत्तरार्ध है वो शायद कुछ लोगों के मन में मोदी बचाओ ये हो सकता है। मैं कहूँगा यही था, क्योंकि गडकरी का ये इतिहास रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 2 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद उनके घटना के मुताबिक कोई भी आदमी तीसरी बार लगातार भाजपा का अध्यक्ष नहीं बनता है। मगर गडकरी ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी थी और एक ऐसे व्यक्ति के स्वरूप में उभर के आए कि लोग बोलने लगे कि भारत को अगला पंतप्रधान मिल गया है। तो उस समय अर्थात तुम्हारे यूपीए की सरकार थी, तो एक लॉबी है, उन्होंने क्या किया कि शरद पवार और नितिन गडकरी दोनों के जो व्यावहारिक और व्यापारी संबंध है उसके बारे में बहुत सारे गोप्य स्फोट एक के बाद एक करना शुरू कर दिया। एक पूर्ति नाम की उनकी संस्था के अंदर जो भी स्कैम्स और स्कैंडल्स हुए उसके डिटेल्स लीक किए गए मीडिया को, और मीडिया ने जोर से वो छापने की वजह से घटना दुरुस्ती होने के बावजूद गडकरी को तीसरी बार नहीं बनाया गया। अब ऐसा हो गया कि मोदी जी 75 साल के हो गए हैं। हालांकि वो 75 साल का जो मुद्दा था वो मोहन भागवत जी ने खुद, राष्ट्रीय सेवक संघ के सरसंघचालक, उन्होंने मोहन भागवत जी ने खुद बोले कि मैं भी 75 का हो गया हूँ और मैं रिटायर होने वाला हूँ। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। ये तो उस समय की बात थी कि तब उनको भी रिटायर होने की आवश्यकता थी करके उनके लिए एक हमने छूट दे दी। ऐसा कोई कानून नहीं। तो मोदी रह सकते हैं, मैं भी रह सकता हूँ। शरद पवार भी बोले कि मैं तो 80 के आगे हूँ, अभी मैं क्या बोलूँ उनको 75 को रिटायर हो जाओ। तो ऐसी यादी भी निकली कि पूरे दुनिया में कितने लोग 80 के आसपास है, ये तुम्हारे ट्रम्प से लेके सब, तो उनको नहीं तो वो मुद्दा चला गया फिर। मगर एक प्रकार का विष, पॉइजन सबके मन में रहा कि गडकरी कुछ चालाकी करने की हमेशा कोशिश करते हैं। एक तो ऐसा है कि पूरे देश में मोदी जी के खिलाफ ओपनली अगर कोई लड़ता है, झगड़ता है, बहस करता है, उनके ऊपर आरोप करता है, संगीन आरोप करता है, तो वो है सुब्रमण्यम स्वामी। उसको भी अगर पार्टी से निकाल दिया तो वो ज्यादा बकबक करेगा, इसके लिए उसको पार्टी में रखा है, निकाला नहीं है। मगर गडकरी की बात ऐसी है कि उनमें इतना दम नहीं है, मैं जरा शब्द यूज करने वाला था, कहाँ दम नहीं है ये, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। दम नहीं है कि वो ओपनली जैसे सुब्रमण्यम स्वामी नाम लेके बोलते हैं वैसे मोदी के बारे में बोलेंगे, मगर वो उंगली करना जिसको बोलते हैं वो करते रहते हैं। मोदी के ऊपर कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी बिना नाम लिए करेंगे कि लोग समझ जाते हैं कि ये मोदी को उन्होंने निशाना बनाया है। तो मोदी को तो गुस्सा आता होगा, अरे उन्होंने बड़े बड़े नेता जो अपोजिशन में थे उनको भी खत्म किया, पार्टियां खत्म की, टुकड़े कर दिए, और ये आदमी अपने खिलाफ। अरे उनकी बॉडी लैंग्वेज भी हमेशा देखो ना, कई वीडियो है मोदी अगेंस्ट
तुम्हारा नितिन गडकरी ऐसे अगर आप डाल देते सब्जेक्ट यूट्यूब को, तो आपको कम से कम 100-200 वीडियो मिलेंगे जिसमें कहीं वो उनकी ओर देखने से मना कर रहे हैं, कहीं उनको नमस्कार किए बना ऐसा बैठे हैं, और स्पीच में तो हमेशा वो करते ही है कुछ ना कुछ गड़बड़। तो मोदी ने ठान ली थी कि अब इसका न पंतप्रधान पद के लिए नाम अपने बाद भी आना नहीं चाहिए, इसको खत्म करने की समय आ गया है। इसका अभी मुखौटा जो है वो खोलना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, और उसका असली चेहरा जो भ्रष्ट है वो दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने खुद करने की जरूरत नहीं रहती है मोदी को जी को। अमित शाह भी खुद नहीं करते। आजकल मैं देख रहा हूं कि फडणवीस की भी नीति अमित शाह और मोदी जैसे हो गए कि वो अगर अपने ही पार्टी के किसी या अपने महायुति के यहाँ पे और यहाँ एनडीए के आदमी को अगर बदनाम करना है, कैंपेन चलाना है फुल स्विंग, तो अपनी जो सिस्टम है जिसके ऊपर ठप्पा लगा है बीजेपी का, वो नहीं यूज करते। वो अपोजिशन में उनके जो पिट्टू बैठे हैं, उनके जो एजेंट है, दलाल है, थोड़ा एलिवेटेड शब्द, उनके हितचिंतक हैं, उनको पूरा मसाला पेपर के साथ दे देते हैं। फडणवीस भी करते हैं ये, और मनोहर जोशी भी करते थे। मनोहर जोशी के तो मैं बहुत करीब था। मनोहर जोशी ने करीबन 6 या 7 मंत्रियों को निकाला। अन्ना हजारे को उस समय मैं ही उनका प्रतिनिधित्व करता था, तो ये बात मैंने इनडायरेक्टली बोली थी कि कई बार तो ऐसा होता था कि मनोहर जोशी ही एक फाइल बनाते थे एक एक मंत्री की, और वो अन्ना हजारे साहब को पहुंचाई जाती थी। उसमें एक बार तो मैं भी इन्वॉल्व था वो पहुंचाने की प्रोसेस में, और उसकी वजह से एक एक मंत्री को उन्होंने निकाल भी दिया मनोहर जोशी ने। अब गडकरी के बारे में मैं देख रहा हूं कि जो कागजात आ रहे हैं वो क्या है, अंजलि दमानिया बोली ये क्या किसको भी मिल सकता है, इसकी एक साइट है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। इतना आसान नहीं है। नहीं तो सभी पेपर वाले कब के इसके पीछे पड़ चुके होते हैं, कभी के पड़ चुके होते हैं। उनको तो सुपारी थी ही, मगर उनको नहीं मिला, वो अंजलि को मिला। इसके पीछे कोई राज है। वो राज सीधा है कि अभी मोदी, शाह और फडणवीस गडकरी को डुबाना चाहते हैं, नामशेष करना चाहते हैं, अवशेष भी नहीं, नामशेष, उनका करियर बर्बाद करना चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि वो ख्वाब देख रहे हैं कि मोदी के बाद जब कभी मैं पंतप्रधान बन सकता हूँ। तो महाराष्ट्र में हमने देखा है कि विनोद तावडे, एकनाथ खड़से, अपनी मुंडे, पंकजा, इन सबको फडणवीस ने किनारे लगा लिया था। जब वो बोले कि मैं लोगों के मन में मुख्यमंत्री करके हूँ, तो उनको उन्होंने बराबर साइडलाइन कर दिया था। अब गडकरी की बारी है। तो सूत्रधार कौन है? इसके मुख्य सूत्रधार मोदी, शाह ही है। और गडकरी भी एक्सपोज हो गए ना। उनका एक चेहरा उन्होंने बना के रखा था कि मैं भाई बहुत विद्वान हूँ, उत्तम वक्ता हूँ। हाँ है, आप विद्वान है, वक्ता है, मगर आपके ये मुखौटे के पीछे एक अत्यंत भ्रष्ट ऐसा राजकीय नेता भी है जो अपने बच्चों के लिए पूरे देश की ये पेट्रोल से जुड़ी हुई चीज़ों में मिलावट कर बैठा। दूध में पानी डालने के लिए दूध वाले को हम सजा करते हैं, भेसळ मिलावट करने के वालों को खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसने तो देश के पूरे जो ऊर्जा साधन है पेट्रोल डीजल, इसमें इथेनॉल का एक भ्रष्टाचार अपने बच्चों के लिए किया, उससे मिलावट कर दी। उसको शिक्षा होनी जरूरी है। उसका राजीनामा, मेरे को लगता है कि मोदी राह देख रहे हैं कि ये निर्लज्ज कहाँ तक बिना राजीनामा दिए बैठता है और इनकार करते रहता है। जिस दिन उनको लगेगा कि बस हो गया, इसकी निर्लज्जता खत्म नहीं हो रही है, चिपक के बैठा है, उस दिन वो उनसे राजीनामा मांगेंगे। अब थोड़ा समय है, मेरे ख्याल से 2026 में नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं होंगे। धन्यवाद।